हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कराई जा रही है। इस क्लास में जनरल साइंस से फिजिक्स के क्वेश्चन ले गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिए हमारी क्लास नंबर 5 है, इससे पहले 4 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। इन क्लास का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए इसी क्लास में टोटल 37 प्रश्न लिए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर बताना है। ऑप्शन है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण और ध्वनि की चाल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन यहाँ पर सही आंसर है। देखिए जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकराकर परावर्तित होती है तो वह ध्वनि पुनः सुनाई देती है, जिसे ही हम प्रतिध्वनि या फिर इको साउंड कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो देखिए जब कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है, वो झूला झूलते हुए खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर है, उसका आवर्तकाल घट जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो तब आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। देखिए झूले झूलते समय यदि एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति झूले पर बैठ जाते हैं तो उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन बी 2 सेकेंड सही आंसर है। सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। जल का ऊपरी सतह किस प्रकार का होता है? अवतल लेंस की भांति या फिर उत्तल लेंस की भांति या फिर समतल लेंस की भांति? तो अब प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की भांति होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। जब देखिए केश नली में जल भरा जाता है तो उसमें जो जल रहता है ऊपर, जहाँ ऊपरी सतह होती है, जल की ऊपरी सतह, वो उत्तल लेंस की भांति होती है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 6 पूछा गया है कि द्रव का घनत्व अधिकतम होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? ये बढ़ जाता है, घट जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर देखिए 6 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, बढ़ जाता है। द्रव का जब घनत्व अधिक होता है तो उसका पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिक्स होता है। मेनिक्स मतलब यानी जो अर्धचंद्राकार होता है, तो वो कैसा होता है? अवतल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल लेंस की तरह। यानी जब पारे को किसी बर्तन में रखा जाता है तो उसकी ऊपरी सतह पूछी गई है, जैसे कि आपको केस नली में बताया है जल की, इस प्रकार पारे की उत्तल लेंस की भांति होगी, उत्तल लेंस की तरह होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 8 में पूछा गया है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब कैसा होगा? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या फिर कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। देखिए ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखिए 9 में पूछा गया है कि एक बार किसके बराबर होता है? कितने पास्कल के बराबर होता है एक बार? तो यहाँ पर ऑप्शन है 10⁻⁻5 पास्कल, 10⁻7 पास्कल, 10⁻5 पास्कल या फिर 10⁻4 पास्कल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻5 पास्कल एक बार के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखिए 10 में पूछा गया है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, कब अधिकतम होता है? जल में, वायु में, निर्वात में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। देखिए किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। जब किसी वस्तु का जो मापन किया जाता है
वो किसी बंद कमरे में किया जाए या किसी ऐसी जगह जहाँ पर वायु प्रवेश ना करे, तो वहाँ पर उसका भार अधिकतम होगा। निर्वात में अधिकतम होता है, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है कितना होता है। ऑप्शन है 1/4, ऑप्शन बी 1/81, ऑप्शन सी 1/100 या ऑप्शन डी 1/1000। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए प्रश्न नंबर जो 11 है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/81। ये पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए यदि व्यास की बात की जाए तो चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, वो द्रव्यमान 1/81 है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और यदि टोटल द्रव्यमान की बात की जाए तो टोटल द्रव्यमान है 7.3476 इंटू 10⁻22। ये किलोग्राम में है, ये चंद्रमा का द्रव्यमान है, आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, कितने समय में चक्कर लगाता है। ऑप्शन है 12 घंटा में, 24 घंटा में, 36 घंटा में या फिर 48 घंटा में। तो प्रश्न नंबर जो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 घंटा में। देखिए भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखिए 13 में पूछा गया है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है। यहाँ पर ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का प्रतिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन या फिर कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का वायुमंडल दाब का कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर देखिए 14 में पूछा गया है कि पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है पूछा गया है। ऑप्शन है 15 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 21.1 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 7 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये पृथ्वी के पलायन वेग का मान है। तो आप ध्यान रखेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में यहाँ पर पूछा गया है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील या फिर शून्य या फिर कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न नंबर जो 15 का सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनशील। यानी बदलेगा, यानी जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार बदलता है। तो यहाँ पर परिवर्तनशील आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 16 में पूछा गया है कि ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। यहाँ पर ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, गैलीलियो और कोपरनिकस। देखिए ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। केपलर ने 1609 ईस्वी में ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 17 में पूछा गया है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वस्तु के संरक्षण, शक्ति का संरक्षण, कोणीय आघूर्ण का संरक्षण या फिर रैखिक संवेग का संरक्षण। तो प्रश्न नंबर जो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रैखिक संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर ही जेट इंजन कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर है। और प्रश्न नंबर देखिए 18 में यहाँ पर पूछा गया है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। देखिए यह प्रश्न आपको पहले भी क्लास में बताया गया है कि एक गेंद को क्षैतिज से जब फेंका जाता है उसकी जो अधिकतम दूरी वो 45 डिग्री से होगी। यदि गेंद को 45 डिग्री एंगल से फेंका जाएगा तो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है ताप, वेग, दाब और घनत्व। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने के कारण घनत्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखिए 20 काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है। यहाँ पर ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री या फिर 100 केल्विन। तो प्रश्न नंबर जो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का ताप शून्य होता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखिए 21 में पूछा गया है कि पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 260 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री सेल्सियस और 500 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर पारे का ताप यानी प्रयुक्त हो सकता है। पारे का ताप 360 डिग्री सेल्सियस तक प्रयुक्त हो सकता है। आप प्रश्न नंबर देखिए 22 देखेंगे। देखिए आप इस क्लास को साथ के साथ लाइक करते रहें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। इस क्लास को अपने लगभग 20 फ्रेंड्स के पास जरूर पहुंचाएं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बैंगनी, लाल, नारंगी और हरा। देखिए प्रिज्म जो बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। और देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी में, आरआरबी में अधिकतर यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 23 में पूछा गया है कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग होती है, किस प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अप्रगामी या विद्युत चुंबकीय। तो प्रश्न नंबर जो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग वो अनुदैर्ध्य होती है, इस प्रकार से होती है अनुदैर्ध्य। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 24 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा। देखिए किसी भी स्थान पर जब चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हो जाते हैं तो उस स्थान पर जो नति कोण वो 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 24 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है कि द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है, किस पर नहीं निर्भर नहीं करती है आपको बताना है। ऑप्शन है संवेग पर, चाल पर, द्रव्यमान पर या फिर आवेश पर। तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आवेश पर निर्भर नहीं करती है। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य आवेश पर निर्भर नहीं करती है, बाकी संवेग पर, चाल पर और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। अब देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 26 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है। अस्थायी कण बताना है। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर न्यूट्रॉन है। देखिए न्यूट्रॉन सबसे अधिक अस्थायी कण है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर देखिए 27 में पूछा गया है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। ऑप्शन है यहाँ पर द्रव्य की मात्रा, प्रकाश तरंगदैर्ध्य, केबल की लंबाई या फिर जहाज की गति। तो प्रश्न नंबर जो 27 है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश तरंगदैर्ध्य। एंगस्ट्रॉम प्रकाश तरंगदैर्ध्य को मापता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है कि श्यानता गुणांक की SI इकाई क्या है। ऑप्शन है पॉइज, पास्कल, वाट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए श्यानता गुणांक की जो SI इकाई वो पॉइज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 29 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि एक फैदम किसके बराबर होता है। 6 मीटर के बराबर, 6 फीट के बराबर या फिर 60 फीट या फिर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एक फैदम में 6 फीट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 30 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है शाकली, पास्कल, सोल्स और वाटरमैन। तो प्रश्न नंबर जो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सोल्स ये टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जेट इंजन का इसका सही आंसर होगा रैखिक संवेग संरक्षण। जो जेट इंजन वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर है आपका।
अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 32 में पूछा गया है कि मानक दाब है, मानक दाब बताना है वो कितना होता है। तो पारे का 760 सेंटीमीटर, या फिर पारे का 70 मिलीमीटर, या फिर 1 वायुमंडलीय दाब, या फिर 1.2 वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारे का 70 मिलीमीटर एक मानक दाब होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखिए 33, यहाँ पर लिया गया है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है देखिए वायु दाब, गैसों का दाब, और देखिए यहाँ पर है पारे का घनत्व। पारे का घनत्व, आप यहाँ पर पारे का घनत्व, और फिर यहाँ पर ऑप्शन डी में है सतह पर तेल का दबाव। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैसों का दाब। मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन है आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व। तो प्रश्न नंबर 34 का जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है, जबकि आयतन, भार और द्रव्यमान ये सभी बदल जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखिए 35 में यहाँ पर पूछा गया है कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है। केल्विन में बताना है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। यहाँ पर ऑप्शन है 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन और 310 केल्विन। तो प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 310 केल्विन ये मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। अब प्रश्न नंबर 36 में पूछा गया है कि पारा जमता है, पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यहाँ पर बताना है, ऑप्शन है 39 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस, 440 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, -39 डिग्री सेल्सियस ताप पर पारा जम जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 37 में पूछा गया है कि उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। उच्च तापक्रम किससे मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से, पायरोमीटर से, टैकोमीटर से, या फिर पिक्नोमीटर से। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर पायरोमीटर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। तो यहाँ पर पायरोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। देखिए इस क्लास में आपको सभी महत्वपूर्ण 37 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने सभी फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर जरूर कर दें, और यदि आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली नई क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।